मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से कोरोना महामारी से संबंधित कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हो कि भारत में कोरोना महामारी अब लगभग अनियंत्रित हो चुकी है। हम पूरे विश्व में दूसरे नंबर के सबसे प्रभावित देश हैं और बहुत ही जल्दी हम विश्व के सर्वाधिक प्रभावित देश भी बन जाएंगे। मित्रों, लगभग 1000 लोग, औसतन 1000 लोग रोज़ इस बीमारी की चपेट में आकर के जान गंवा रहे हैं। लेकिन एक बात जो बड़ी आश्चर्यजनक है और इस समय आप सभी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि जैसे जैसे इस बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है, हम सबके मन में इस बीमारी का डर ख़त्म होता जा रहा है। इस बीमारी से संबंधित सावधानियाँ हम लोग नहीं रख पा रहे हैं और कुछ आर्थिक मजबूरियों के चलते हमें और हमारी सरकारों को भी अपनी दुकानें, अपने सारे प्रतिष्ठान, बसें, रेलवे, ये सब शुरू करने पड़ रहे हैं। ये हमारी मजबूरियां भी हैं। अब मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा कि सरकार ने क्या गलतियां की, क्या उसे नहीं करना चाहिए था जो उसने किया, और अब क्या करना चाहिए जो वो नहीं कर रही है। ये सारी बातें एक बहुत लंबा डिस्कशन है। लेकिन जो भी हो, स्थितियां बेहद ख़राब हैं। मेरी जानकारी में बहुत से शहर ऐसे हैं जहां पर कोरोना मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में बेड्स खाली नहीं हैं। कुछ निजी अस्पतालों में जिन्हें कोरोना मरीजों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है, वहाँ पर बेड्स खाली नहीं हैं। वहाँ पर कैजुअल्टीज़ के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है कि हमारे यहाँ बेड्स उपलब्ध नहीं हैं। रोज़ सैकड़ों की तादाद में मरीज अस्पतालों के चक्कर काटते हैं और निराश होकर के वापस लौटते हैं। ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई भी अब नहीं हो पा रही है क्योंकि इतने ज़्यादा मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी अब एक समस्या बनती जा रही है। लोग कई कई लाख रुपए लेकर के, चूँकि निजी अस्पतालों का जो कोरोना इलाज का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई कई लाख रुपए लेकर के और अस्पतालों के काउंटर्स में रख रहे हैं कि हमें, हमारे मरीज को आप इस अस्पताल में थोड़ी सी जगह दे दो, ऑक्सीजन दे दो, हमें वेंटिलेटर की आवश्यकता है, हमारे मरीज को वेंटिलेटर की आवश्यकता है, आप उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दो। लेकिन अफसोस कि इलाज उन्हें उसके बावजूद भी नहीं मिल पा रहा है। और यह जो समस्या है यह अभी कम होती दिखाई नहीं दे रही है, ये आए दिन इसको बढ़ना ही है। तो मित्रों, इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपसे केवल 2 बातें कहूँगा कि पहली बात तो आप इस बीमारी से घबराइए नहीं, इस बीमारी से डरिए नहीं। इस बीमारी का जो क्योर रेट है वो काफ़ी अच्छा है। ज़्यादातर मरीज जो है होम आइसोलेशन में भी बिना किसी इलाज के भी ठीक हो रहे हैं। तो इसे लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक करने की, बहुत ज़्यादा घबराने की, बिल्कुल पता चलते ही अस्पताल की ओर दौड़ लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जिन्हें लक्षण नहीं है, जिन्हें बहुत मामूली लक्षण हैं, जो शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, वो अस्पताल की ओर बिल्कुल ना भागें। क्योंकि अगर आप अस्पताल की ओर भागते हो तो आप एक ऐसे मरीज का बेड ऑक्यूपाई करते हो जिसे आपसे ज़्यादा उस बिस्तर की आवश्यकता है। तो अस्पताल की ओर ना भागें। आप, अगर आपके शहर में, आपके क्षेत्र में होम आइसोलेशन की व्यवस्था है तो आप घर पर रहें, लोगों से दूर रहें। तो पहली तो सबसे बड़ी बात यही करना है कि आप इस बीमारी से घबराएं नहीं। और दूसरी, आपको इस बीमारी से घबराने की भी आवश्यकता है। अब ये दोनों बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप घबराएं नहीं और घबराने की आवश्यकता भी है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, जब कोरोना वायरस का अटैक आपके शरीर के भीतर होता है, तो ना केवल आप रोगी होते हैं बल्कि आप इस रोग के वाहक भी होते हैं, आप कैरियर भी होते हैं। आप ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो अगर आपको ये रोग हो गया तो ठीक है, आप स्वस्थ हैं, आप यंग हैं, आपका इम्यून पावर अच्छा है, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने यह बीमारी अपने 75 साल के पिता को दे दी, आपने अपनी वृद्ध माँ को दे दी, आपने घर पे किसी ऐसे सदस्य को दे दी जो बीमार है, आपने अपने अड़ोस पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जो कैंसर से जूझ रहा है, जो अस्थमा से जूझ रहा है, जो इसका इम्यून पावर कमज़ोर है, तो हो सकता है आपकी वजह से उस व्यक्ति की जान ना बचाई जा सके। इसीलिए कोशिश करें कि जो भी सावधानियाँ बताई गई हैं उसका पूर्ण रूप से पालन करें। केवल बहुत ही आवश्यक होने पर यात्राएं करें, केवल बहुत ही आवश्यक होने पर घरों से निकलें। और जो भी आप काम कर रहे हैं, आप दुकान चला रहे हैं, आप क्लिनिक्स चला रहे हैं, आप कोई आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या आप जो भी हैं, आप अपने काम को करते रहें। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग, जो मास्क और बाकी सारी चीज़ों का, हैंड सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ों का जो प्रयोग करना आपको इतने दिनों से सिखाया गया है, बताया गया है, आप उसका प्रयोग करते रहें। और बहुत आपको इस समय सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक बहुत ही बुरी फेज़ में अब प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है। और ठंड में आप जानते हो कि ऐसे वायरल अटैक्स गर्मियों के मुकाबले में अधिक होते हैं। तो आपको सावधानियाँ ज़्यादा रखनी है। दूसरी एक बात, अगर आप सक्षम हैं, अगर आपको कोई आर्थिक ऐसी परेशानी नहीं है, तो एक छोटा सा डिवाइस मैं आपको बता रहा हूँ। वो छोटा सा डिवाइस आप सब लोग अपने घरों पे ख़रीद करके रखें। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से या केमिस्ट से आप उस डिवाइस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस डिवाइस का नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को आपको सूचित करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना का जो सबसे शुरुआती एक लक्षण होता है वो यही होता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, क्योंकि आपके लंग्स की, आपके फेफड़ों की जो क्षमता है, अगर आपका जो लंग है, आपका जो फेफड़ा है, अगर वो कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो गया है तो उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। और उस कार्य क्षमता की कमी की वजह से सबसे पहला एक प्रभाव आपके शरीर पर दिखता है वो है ऑक्सीजन की कमी होना। नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स को कोई शारीरिक लक्षण दिखाई नहीं देते। वो शुरुआत के दौर पे बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देता है, उसे सांस फूलने की समस्या नहीं होती, कई बार उसे खांसी भी नहीं होती, बुखार भी नहीं होती। लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल कम होना इस बात का संकेत होता है कि आने वाले समय में उसकी तबीयत बिगड़ने वाली है। तो ये छोटा सा एक डिवाइस है, इसे पल्स ऑक्सीमीटर कहा जाता है। ये छोटा सा एक डिवाइस है, आप इसे ख़रीद करके रखें। और इसे आप फिंगर पे, इस बटन को ऑन करके आप जब इसे फिंगर पे लगाते हैं तो ये आपको आपकी पल्स और ऑक्सीजन ये दोनों बताता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा ऑक्सीजन लेवल 97 है और पल्स भी लगभग 92 के आसपास चल रही है। इसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, इसलिए आप केवल एक रीडिंग को ना माने, आप दूसरे हाथ पे उसे लगा करके देखें। ये इसे दूसरे हाथ पे मैं लगा के देख रहा हूँ और इसके बाद इसकी रीडिंग क्या आ रही है। इसके बाद इसकी रीडिंग आ रही है 98 ऑक्सीजन और 81 ये जो है पल्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो पार्ट वो ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन का जो पार्ट है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट हेल्पफुल रहेगा। ऑक्सीजन अगर एक नॉर्मल व्यक्ति के शरीर पर आप इस पल्स ऑक्सीमीटर को लगाएंगे तो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन जिसे हम कहते हैं वो 95 से 100 के बीच में मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मरीज पर इसे यूज़ करते हैं जिसका सैचुरेशन, ऑक्सीजन का सैचुरेशन 95 से कम आ रहा है, 90 के आसपास आ रहा है या 90 से भी कम आ रहा है, तो अगर 90 to 95 के आसपास उसका सैचुरेशन आ रहा है तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है।
एक ये आपको सचेत होने की आवश्यकता है। उस समय आप क्या करें, आप गर्म पानी की भाप लेना शुरू करें और बीच बीच में अपना ऑक्सीजन लेवल देखें। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, ज़ोर से सांस लें, ज़ोर से सांस छोड़ें। और कुछ जो आजकल आयुष विभाग के द्वारा बंटवाए जा रहे हैं काढ़े, उनका सेवन करें। तो अगर ऑक्सीजन लेवल आपका मेंटेन हो जाता है, 95 के ऊपर आ जाता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर 90 से आपका ऑक्सीजन फॉल हो रहा है, 90 से नीचे जा रहा है, तो आप एक क्रिटिकल कंडीशन की ओर जा रहे हैं। आपको तुरंत चेस्ट एक्सरे कराने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम जा रहा है, आप हॉस्पिटल में एडमिट होइए। आप ऑक्सीजन की व्यवस्था या तो घर पे करिए या तो आप हॉस्पिटल में एडमिट होइए। तो ये एक पल्स ऑक्सीमीटर जो एक छोटा सा डिवाइस है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने अपने घरों पे इसको ख़रीद करके रखें। एक अच्छी क्वालिटी का पल्स ऑक्सीमीटर भी आपको मार्केट में 1500 से 3000 के आसपास ये मिल जाएगा। इस पल्स ऑक्सीमीटर को आप रखें, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आपके लिए ये एक जीवन रक्षक यंत्र हम इसे कह सकते हैं कि ये एक साबित हो सकता है, क्योंकि हमने खुद कई ऐसे पेशेंट्स अभी देखे हैं, उन्हें भेजा है हमने ट्रीटमेंट के लिए कि जिन्हें बहुत सही समय पर उनका ऑक्सीजन लेवल पता चल गया और उन्हें तत्काल मेडिकल एड मिल गई और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। क्योंकि एक बार अगर ये ऑक्सीजन लेवल 85 या 80 के नीचे ड्रॉप करता है, तो फिर ऐसे पेशेंट को बचा पाना भी या ऐसे पेशेंट को सरवाइव कर पाना बड़ा एक कठिन काम होता है, या तो फिर उसे वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सावधानियां रखें और जो भी आप सावधानियां रख सकते हैं उन सावधानियों को रखें। और इस बीमारी से अब हम केवल लड़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो लड़ाई करें इस बीमारी से। और हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ही ख़राब है। आप छोटे अगर शहरों से हैं तो आपको इस बारे में ज़्यादा आपको पता नहीं चल रहा होगा कि क्योंकि आपके छोटे कस्बों में और गांवों में तो अभी स्थितियां फिर भी काफ़ी हद तक ठीक हैं। लेकिन बड़े शहरों में जब आप किसी पेशेंट को लेकर के जाते हो, मेरे बहुत सारे पेशेंट, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार, मेरे बहुत सारे मित्र इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और जूझ रहे हैं। मैं रोज़ उनसे बात करता हूँ और देखता हूँ कि कितनी ख़राब कंडीशन हमारे इस देश की हो चुकी है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी लड़खड़ाने लगी हैं। तो मित्रों, इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आप स्वस्थ रहे तो आप बाकी सारी चीज़ें बाद में भी कर लेंगे, आप पैसे भी बाद में कमा लेंगे। लेकिन अगर आप बीमार हो गए, अगर आपको एक बार हॉस्पिटल जाना पड़ा, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट के इलाज का एक दिन का खर्चा 50,000 से ज़्यादा है। तो अगर आप मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं, आप गरीब व्यक्ति हैं, आप अगर थोड़े से ठीक ठाक व्यक्ति भी हैं और अगर आपको हॉस्पिटल में 10 दिन के लिए रख दिया जाता है, तो 5 लाख रुपए का खर्चा कम से कम आपको हो सकता है कि निजी अस्पतालों में आपको देना पड़े। तो इसीलिए बचाव ट्रीटमेंट के मुकाबले बचाव, कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बचाव ज़्यादा बेहतर है। आप इसका ध्यान रखें और सभी अपने परिजनों का ध्यान रखें, सावधानियां रखें। जय हिंद, जय भारत।